हो सकता है कि बेटी की वो जो कॉर्ड होती है वो उसके गले में ऐसे फंस गई और वो पोजीशन चेंज कर गई। टाइम ऐसा था कि वहाँ भूकंप के झटके लगातार आ ही रहे थे। इनफैक्ट ऐसा होता था कि जिस बिल्डिंग में मैं थी ना, वो बिल्डिंग भी ऐसे हिल रही थी। तो हस्बैंड और मैं बात करते थे आपस में, तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई झटका आएगा तो आप एक काम करना, बेबी को लेके आप निकल जाना। तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ा, ऊपर से हमारी दोनों की ज़्यादा ही बातें लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। फिर मेरे को इनसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई। मैंने कहा बंदे ने, मतलब इसका मुझे पहले भी कुछ इस तरह से नहीं था कि मुझे सपोर्टिव थे, बट ये अभी भी इनका मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिव नहीं होंगे। तो पापा ने मुझे कॉल किया था, बेटा तेरा जॉब जो तूने भरा था उसका ऑफ़र आया है, तुम्हें करना है क्या? इन्होंने बाइक रोकी और इन्होंने मुझे ये बोला, हाँ तू कर सकती है, बट उसके बाद तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। जैसे कार्टून में नोबिता हमेशा डोरेमोन के पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, तो वो तुरंत गैजेट निकाल के चुटकी में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता। तो वैसे ही मेरी लाइफ में बचपन से कभी भी अभी तक ही कुछ भी आपके पास लेके जाऊँ, प्रॉब्लम हो या कुछ भी सजेशन लेना हो या एनीथिंग, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। सो या आप मेरी लाइफ में एक डोरेमोन की तरह है। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली ललिता जी से, जिनके बच्चों ने उनकी पहचान बनाई। शादी के बाद परिवार में उलझकर जब उनकी पहचान खोने लगी, तब उनके बच्चों ने उनका हाथ थामा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने माँ बनने के समय ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसे शायद बता पाना भी आसान ना था, किंतु ध्यान ने उनकी जिंदगी बदल दी। आइए जानते हैं कि कैसे ध्यान के जरिए उनकी जिंदगी में स्थिरता आई। ललिता जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और तहे दिल से आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी मदर स्टोरी सुनाने का मौका मिला। ललिता जी, आपकी मदरहुड जर्नी के बारे में जाने, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए ललिता की, तो कौन है ललिता, कैसा था ललिता का बचपन, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। जैसे मेरी जो परवरिश है वो दिल्ली से ही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे और मेरी स्कूलिंग भी यहीं पर हुई है। मैं केवी से पढ़ी हूँ और फैमिली में थोड़ा सा ये था कि जॉब को लेके इतना पसंद नहीं करते थे लड़कियों को। तो बस ये था कि स्टडी कर लो, पढ़ लो, और अगर इन लॉज़, तुम्हारी शादी होती है इन लॉज़ में, अगर वो चाहते हैं कि तुम जॉब करो तो करना, नहीं तो जैसे वो चाहेंगे वैसे आप अपने लाइफ को सेटल करना। तो इस तरह से था। फिर देन उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, अभी उन्होंने बीआरएस ले लिया है। तो जब मेरी इनसे बात चल रही थी तो खैर मुझे ये तो अच्छा था, लग रहा था कि हाँ लड़का डिफेंस में है, और मेरी फैमिली में भी ये था कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। छोटी सी फैमिली है, नो डाउट। इनका बड़े ब्रदर थे और एक इनकी सिस्टर है, बस यही छोटा सा हमारा परिवार है। और उनके 2 बच्चे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं। तो मुझे ऐसी, जैसे एक फैमिली में चैलेंज आते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। प्लस मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी शादी से 2 साल पहले एक्सपायर हो गई, तक मैंने उनको देखा नहीं। मेरे जो फादर इन लॉ थे बहुत अच्छे और जेंटलमैन, बल्कि मैं कहूँगी एक तरह से वो भी मेडिटेटर थे एक तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला वो। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत अच्छा परिवार मिला, लेकिन आपके हस्बैंड जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो यहाँ से वहाँ जो उनकी जॉब थी वो रहती थी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस था दिल्ली से फिर कभी कहीं आप जाते थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? मेरे लिए तो मैं कहूँगी एक्सपीरियंस तो अच्छा था, क्योंकि शादी से पहले का तो ये था कि हम मम्मी से कभी भी पूछते थे तो वो लोग ये बोलते थे कि बेटा जब शादी हो जाएगी तो हस्बैंड के साथ घूमना, कहीं भी जाना तो उनके साथ जाना। चलो, तो वैसे वो कहीं दूर अकेले जाने भी नहीं देते थे। इनफैक्ट जो एग्ज़ाम वगैरह भी होते थे तो उसमें ब्रदर या कोई साथ जाता था। अब शादी होते ही मैं इनके साथ अकेले, एक तरह से मेरे लिए तो अनजान ही थे, और मैं गुजरात गई तो शुरू में फेथ नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये बंदा थोड़ा सा अभी वैसा नहीं लग रहा। तो एक मैं छोटा सा मेरा एक वो है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो हम लोग जब यहाँ से गुजरात के लिए जा रहे थे, इनकी पोस्टिंग थी जामनगर,
तो ये मुझे लेके गए। तो अहमदाबाद हमारा एक बीच में मतलब हमें चेंज करना था स्टेशन थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ बैठो और मैं मेरी मामा की बेटी यहाँ पर रहती है, उनके हस्बैंड रेलवे में है, मैं मिल के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मिल जाओ। तो मेरे आसपास में वो वेटिंग रूम में सामान और मैंने अपना पर्स भी नहीं उस टाइम कैरी किया हुआ था। मुझे मतलब इन्होंने कहा तो 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन ये तो आधा घंटा हो गया नहीं आए, 1 घंटा भी हो गया ये नहीं आए। मेरी तो रोने जैसी शक्ल हो गई। मैंने कहा आजकल तो बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं, शादी करते दूसरे स्टेट में छोड़ देते हैं लड़कियों को, क्योंकि उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का भी वो नहीं था साधन। मैंने कहा अब तो क्या करेगी, मैंने कहा तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, घर भी जाएगी तो कैसे जाएगी। तो फिर मैं दिमाग लगा रही हूँ अपना वहाँ पर। तो मैंने कहा यार तेरे पास में कान में जो गोल्ड है उसको तू बेच, और मैंने कहा फिर तू जाएगी। ये आपने सब इमेजिन कर लिया था? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आपने इमेजिनेशन कर ली थी हाँ, कि क्योंकि वो गोल्ड बेचना पड़ेगा, पैसे नहीं है, दूसरे स्टेट में छोड़ दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना वो फेथ में मतलब कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा था मेरे से इनसे। तो खैर थोड़ी देर में 1.5 घंटे बाद ये आए। तो ये एक्चुअली उनके घर चले गए थे, तो इसलिए वो लंबा टाइम लग गया। फिर मुझे लगा बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तो फिर हम उनके घर गए, हम वहाँ पे फिर बैठे, फिर हमने मतलब नाइट स्टे किया। फिर अगले दिन हमारा अपना ट्रेन पकड़ी। तब तक भी थोड़ा सा अंदर था मन में कि ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने इनसे पूछा रास्ते में, अच्छा आप मुझे लेके जा रहे हो तो आपने कोई फ्लैट मतलब लिया है बुक कर, मतलब तो कहते नहीं कोई रेंट पे। मैंने कहा नहीं लिया। फिर मैंने कहा कोई होटल बुक किया हुआ है, तो वो भी नहीं किया। लेकिन मेरे को लेके कहाँ जाएगा। तो कह रहे हो जाएगा, सब अरेंजमेंट हो जाएगा वहाँ जाके। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मेरे को अंदर से ना मतलब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स ही आ रही थी। फिर जब हम लोग जामनगर उतरे, फिर हमारे ना क्या होता था कि जब डिफेंस के कोई लोग आते थे तो उनके लिए एक वो लगाया था व्हीकल। तो जब हम लोग उस व्हीकल में गए तो वो डिफेंस का व्हीकल देख के मुझे तब फेथ हुआ कि बंदा जेन्युइन है और डिफेंस में। जी जी जी। तब जाके थोड़ा सा मेरा जी डर क्लियर। ललिता जी, ये तो आपने बताया कि कैसे आपकी शादी हुई, कैसे आपकी परवरिश हुई और कैसे आपका जो फेथ है आपके हस्बैंड के ऊपर बना। अब शादी के बाद सबको इंतज़ार होता है कि कब कोई खुशखबरी हमारे जीवन में आएगी, कब मुझे पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, या जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें पता चलेगा वो पिता बनने वाले हैं। जब वो एहसास आपके जीवन में आया, जब आपको पहली बार पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं, वो कैसी फीलिंग थी, किस तरह के एक्सपीरियंस था? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जैसे मैं बताऊँ, मेरी 22 साल की उम्र थी उस टाइम। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी फरवरी में शादी हुई थी और मार्च में मतलब मुझे लगा कि एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे क्लियर कर दिया कि आप प्रेग्नेंट हो। तो बस फिर ये भी खुश थे और मैं भी खुश थी। तो बस 23 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बस उसके बाद मतलब एक अलग एहसास तो होता ही है, क्योंकि आप जैसे पहले एक लड़के होते हो, उसके बाद आपकी फैमिली बढ़ रही होती है एक तरह से। तो एक अच्छा मतलब मुझे लग रहा था उस टाइम पे। उसके बाद बेटी जो मेरी है वो 29 जनवरी को हुई थी। अगर आपको याद हो ज्योति जी, गुजरात में उस टाइम भूकंप आया था, ये 26 जनवरी की बात है। तो मुझे जो डेट दी गई थी वो 22 तारीख दी गई थी। तो अब ये उस टाइम डेट्स के बाद हुई है। तो मुझे तो मेरे जो नेबर्स वगैरह थे, जब भूकंप आ गया तो उसके बाद तो वो हंसने लगे कि इस झटके में तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ना छोटे छोटे झटके लगातार आते रहे थे। वो कंटिन्यू ऐसा एक समय आया था। और हमारा जो टाइम था वो ऐसा था कि मेरा फुल टाइम चल रहा था और कभी भी डिलीवरी का वो हो सकता था पेन। तो हम लोगों को अंदर मतलब घर में रहने के लिए मना कर दिया था कि अंदर कोई नहीं सोएगा। तो हमारे जो पार्क होते थे उसमें वो मतलब जैसे वो लगा दिए थे कैंप वगैरह। मेरे लिए स्पेशल मतलब बाकी का सबका बेडिंग ऐसे था, बट मेरे लिए स्पेशल एक बेड लगाया गया था। बट वो उस बेड पे मैं सो ही नहीं पाई। उसी दिन मुझे पेन हुआ और मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के मतलब 2 दिन बाद फिर मेरी डिलीवरी हो गई। तो सिजेरियन हुआ मेरा। जैसे कि आपने कहा कि आप और आपके हस्बैंड ही जो थे वो शादी के बाद जामनगर गए, तो जब बच्चा हुआ, क्योंकि आप पहली बार माँ बनी और इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी कि आप उस बच्चे को किस तरह से संभालना है
किस तरह से बच्चे को नहलाना धुलाना है, उसको खिलाना पिलाना क्या है, क्या कैसे उसकी परवरिश करनी है, नहीं पता था। तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको आई? हाँ देखो, ऑब्वियसली वो तो आती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ, मैं शादी से पहले भी ना मुझे घर में बड़ा सॉफ्ट समझते थे कि ये जैसे कॉलेज में जाती है उसके बाद आती है और ये ऐसे लेट जाती है बिल्कुल, तो इससे कुछ तो होता नहीं है। तो वो टाइम ऐसा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे से सब बात करते थे, तो मैं तो सबको यही बोलती थी हाँ सब ठीक है, सब फैसिलिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन घर वालों को ये टेंशन थी ये कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि इसको तो अभी कुछ भी नहीं पता। तो ये बोलते थे कि मम्मी बोलती थी कि तुम बेटा इनको यहाँ छोड़ जाओ हमारे पास। तो एक्चुअली इनकी छुट्टियाँ सारी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि शादी के टाइम पे सारी ले चुके थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो अब मम्मी कहती थी मैं भाई को भेज देती हूँ कि उनके साथ तुम आ जाओ। तो ये कहते थे कि नहीं नहीं, वो ट्रेन ना पटड़ी से उतर जाए, मतलब भेजना नहीं चाह रहे थे कि हम हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह से फिर कोई बात नहीं। अब जब हुआ ये कि जब मेरा डिलीवरी का टाइम था तो मेरा जो डिलीवरी का केस था वो हमारे जो एयरफोर्स का हमारा मतलब डॉक्टर था वो छुट्टी चला गया था, तो फिर हमें रेफ़र कर दिया गया गवर्नमेंट उसमें। अब जब गवर्नमेंट में रेफ़र कर दिया तो अब इन्होंने देखा, क्योंकि उस टाइम वो ऐसा टाइम था कि वहाँ पेशेंट्स जो है ना बाहर तक पड़े हुए थे और खून में सब लथपथ था, तो वो देख के थोड़ा सा दिल भी दहल गया। और प्लस फिर इनको भी मतलब लगा कि यार यहाँ तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में थोड़ा सा तो देखो साफ़ सफाई को लेके होता ही है। तो कह रही कि हम लोग प्राइवेट उसमें चलते हैं, तुम थोड़ा हिम्मत करोगी? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उस टाइम पे मतलब ये समझ लो कि वाटर रिसर्च मेरा हो रहा था, तो इन्होंने ऑटो बुक किया। अब उस टाइम हमें अकल नहीं थी ऑटो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हमने ऑटो किया। अब वहाँ पर जो रोड था, एक ढीचरा करके एक जगह है वहाँ पर, वो ऐसे था बिल्कुल रफ। और वो ऐसे मोमेंट में भी हो सकता है कि बेटी की वो जो कॉर्ड होती है वो उसके गले में ऐसे फंस गई और वो पोजीशन चेंज कर गई। तो फिर वो डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की कि ये नॉर्मल हो जाए, बट फिर वो सिजरियन ही करना पड़ा। काफ़ी वेट किया उन्होंने, तो फिर ये बेटी मेरी सिजरियन हुई। कितने साल की आपकी बेटी है अभी? अभी तो वो 21 साल की है जी। और क्या करती है आपकी बेटी? अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और जस्ट अब आगे की अपना तैयारी कर रही है। कितने मास्टर बच्चे की। हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। कितने साल का डिफरेंस दोनों बच्चों? दोनों में 4 साल का है। जी। तो इस तरह से फिर वो मतलब मेरा सिजरियन हुआ। अब सिजरियन होने के बाद क्योंकि टाइम ऐसा था कि वहाँ भूकंप के झटके लगातार आ ही रहे थे। इनफैक्ट ऐसा होता था कि जिस बिल्डिंग में मैं थी ना, वो बिल्डिंग भी ऐसे हिल रही थी। तो क्या होता था कि देखो उस टाइम तो डरने वाला सीन था। तो हस्बैंड और मैं बात करते थे आपस में, तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई झटका आएगा तो आप एक काम करना, बेबी को लेके आप निकल जाना। तो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा करना, तुम स्ट्रेचर पे लेट जाना, बच्चे को साथ रखना और हमें उसको लेके ऐसे। हाँ, तो मैं कहा ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं पिलर के बोलते मजबूत रहते उसके नीचे मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो इस तरह से वो हमारा टॉक रहा और इस तरह से वो हमारा टाइम रहा। कैसे आप दोनों बच्चों को जब वो छोटे थे कैसे संभालती थी? कैसे आपका जो बच्चों का बचपन है वो किस तरह का रहा? और कभी आपको लगा कि मुझसे शायद कोई गलती ना हो जाए, ऐसा कुछ आपकी फीलिंग हो तो प्लीज़ शेयर करें। एक्चुअली जब मैं ये वाला जब टाइम था तो आपको पता ही है डिफेंस का जॉब रहता है, तो कई बार इन लोगों को बाहर भी जाना पड़ जाता है, तो प्रवीण उतना टाइम नहीं दे पाते थे। तो इनका शेड्यूल ये होता था, हालांकि सैटरडे संडे इन लोगों की छुट्टी रहती थी, पर ये थोड़ा सा ये था कि बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ खेल रहे हैं, अगर वो रोने लगेंगे तो ले पकड़ ऐसा होता था। तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं जेसिका को फुल टाइम देती थी। घर भी देखो मैनेज करना होता था और इसका शेड्यूल थोड़ा ऐसा था कि ये 2 घंटे सोती थी और 4 घंटे खेलती थी, छोटी सी जब थी। तो ये समझ लो कि मुझे सोने को नहीं मिलता था। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये मतलब खुश रहे, इसको प्रॉब्लम ना हो। तो रात को जगी रहती थी, तो मुझे रात को भी जगना होता था, काम वाम सब कुछ जो भी है वो भी देखना है, इनको भी ऑफिस भेजना है। तो वो सब फिर थोड़ा मतलब अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि पास में कोई है नहीं, करेगा कौन। तो हमने एक मेड लगाई थी, तो वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती थी घर का, बाकी वो सब मैं अपने आप हैंडल करने लगी। तो ऐसे करके, और फिर दूसरा गुजरात का जो मौसम था वो ऐसा था कि उसमें जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, है ना, गर्मी है तो भी थोड़ा केयर चाहिए।
तो वो वाली चीज़ वहाँ मुझे नहीं फोकस नहीं करना, सामना नहीं करना पड़ा उस चीज़ का, तो इसलिए मेरे बच्चे वहाँ इजीली वो पल गए। कितने साल फिर आप गुजरात में रही शादी के बाद? हम लोग 6 साल वहाँ पर रहे थे। मतलब आपके दोनों बच्चे जो हैं वो गुजरात में ही? नहीं, बेटा बॉम्बे में हुआ था। अच्छा। तो बस यहाँ पर मैं जैसे, फिर मेरी बेटी ऐसे थी 3-3.5 साल की, 4 साल के आसपास शायद थी, कि वो फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो फिर बॉम्बे में जब बेटा होने वाला था तो उस टाइम सुनामी आया था जी। तो मुझे सब बोलते थे रिश्तेदार कि ये क्या बात है कि तू जब भी प्रेग्नेंट होती है कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ करती है। तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। और उस टाइम पे ये भी था कि मेरा जो इनका जो ट्रांसफ़र था वो उड़ान में था। आप कभी गेटवे देखा होगा, तो गेटवे से समुद्र के थ्रू एक वो टापू टाइप से दिखता है, तो एलिफेंटा हो गया, तो हम लोग वहाँ से बोटिंग से आया करते थे। तो जो हमारे जो डॉक्टर्स थे अश्वनी हॉस्पिटल के, तो उन्होंने मुझे 15 दिन पहले ही एडमिट कर लिया था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे फिर एकदम से आना थोड़ा मुश्किल था। और बाय रोड तो 2 घंटे लगते थे, और बोट से अगर हम आ रहे तो आधा घंटा लगता था। तो इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही एडमिट वहाँ पर कर लिया था। तो वो भी मेरी डिलीवरी इजीली हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास आ चुकी थी उस टाइम, तो उन्होंने सब हैंडल किया, तो वो ज़्यादा मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। ललिता जी, 21 साल की एक कुंवारी लड़की जो 23 साल की उम्र में माँ बन गई और आने वाले 4 सालों के अंदर वो 2 बच्चों की माँ बन गई, जिंदगी में कितना परिवर्तन आया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ज्योति जी, इसमें मैं बताऊंगी कि जैसे बेटी मेरी जो थी वो चंचल स्वभाव की थी, है ना, बहुत एक्टिव थी। तो एक तो वो मतलब ऐसा था कि उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता था, मुझे उसके साथ एंगेज रहना पड़ता था। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो प्रेगनेंसी में जैसे मन होता है आराम करने का भी, तो वो मेरे को थोड़ा नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसको क्या है बाहर, मतलब जैसे आप नई जगह जा रहे हो तो फ्रेंड्स इतने नहीं होते हैं, और हम भी इतना नॉन टू नहीं होते कि भाई कहाँ पर बच्चे को अकेले तो नहीं भेज सकते ऐसे कहीं। तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहती थी, खेलना हो, ड्राइंग हो, छुपम छुपाई, कुछ भी, एनी टाइम, जिससे वो बोर हो जाए तो दोबारा शिफ्ट हो जाओ ऐसे दूसरे के गेम में, कटिंग में, या फिर उसको जैसे इस तरह से मैं उसको इन्वॉल्व करती रहती थी। तो एक बार का और इंसिडेंट मैं आपको सुनाती हूँ। तो मेरी बेटी को ना मतलब पेंटिंग से वो थक गई, जैसे वो मैं कटिंग, पेपर कटिंग से उसको वो कराया करती थी, तो वो भी, उससे भी मम्मी बोर हो गई, कलरिंग वो भी बोर हो गए। तो अब मुझे ना मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, मुझे ज़रा सी देर रेस्ट दे दे, मैं सो जाऊँ। तो पर वो तो माने ना, तो वो तो फिर मैंने कहा अच्छा बेटा तो एक काम कर, तू मम्मा का आज मेकअप कर। तो उसने मैंने अपने उसको किट दे दिया। अब बच्चा उसने ना मेकअप का जो भी सामान था, लिपस्टिक, लाइनर वगैरह सब लिया। मैं आराम से लेट गई, मैं कहा ज़्यादा बिगाड़ेगी, धो दूँगी मुँह को, ऐसे ही मैं लेट गई आराम से। अब मैं तो थकी हुई थी, तो मुझे नींद आ गई और ये अपना किसी दूसरे गेम में लग गई। अब इतने में अचानक बेल बज गई। अब बेल बजी, मैं तो ऐसे ही चली गई दरवाज़ा खोलने। हाँ, जो दरवाज़ा खोलने में गई तो इनके ऑफिस के फ्रेंड वो कह रहे प्रवीण, वो पहले तो मुझे देख के ऐसे हो गए। अब मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों इन्होंने किया, तो कह रहे प्रवीण है। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है। वो तो चले गए, लेकिन मुझे बाद में लगा कि ये मुझे देख के ऐसा रिएक्शन इनका था, तो क्या, फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा जेसिका ने मेकअप किट ली हुई थी। फिर मैंने शीशे में जाके देखा तो मुझे अपना इतना एम्बैरेस फील हुआ। मैंने कहा भूत बनी हुई थी मैं। तो ऐसे मतलब, हाँ, तो ऐसे मतलब उनकी जो मतलब एक्टिविटी थी जेसिका की, वो ज़्यादातर ऐसे रहती थी। और प्लस रात को तो ये बोलती मम्मा रात क्यों होती है, उसको एनी टाइम खेलना, ऐसा था उसका। तो उसके बाद फिर मेरा जब डिलीवरी हुई तो दूसरा बेबी भी आ गया, तो उसको मैंने पहले से प्रिपेयर करना शुरू करा। मैंने कहा देखो बेटा ऐसे है, एक छोटा सा बेबी भी आएगा, और मैंने कहा तुम उसके साथ खेलोगी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा ना लगे कि इसी की तरफ इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। हाँ जी, अब उसी की तरफ ध्यान जा रहा है, मेरी तरफ नहीं जा रहा है। तो इसलिए उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर मैंने उसको करना शुरू किया। तो वो मेरे साथ खेला भी करती थी, जैसे मैंने कहा देख भैया ना खेलता है, अभी वो पेट के अंदर तो खेलता है, तो पेंसिल रखा करती थी, वो हल्का सा जैसे मूव होता तो गिर जाती थी। कहती मम्मा हाँ खेल रहा है, उसने लात मारी है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि हाँ मतलब है जिसके साथ मैं खेल। वो बच्चे के आने के पहले से ही खुद को उसने तैयार कर लिया। हाँ, तो बस फिर उसके बाद जब मैं एडमिट हुई तो उसके बाद ये उसको लेके आते थे मेरे से मिलाने के लिए। तो वैसे तो क्यूट सी है, और जब ये लेके आए, क्योंकि तुम्हें पता है जेंट्स लोग तो ऐसे ही तैयार करते हैं बच्चे को,
अभी इसको ऐसे बाल ऐसे उसके ये, और उसको लहंगा चुन्नी पहना के उसको हॉस्पिटल में लेके आए। अब मेरे को देख के उसको रोना आ गया। मैंने कहा मेरे बच्चे की शक्ल कैसी कर दी। तो फिर ये वहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे बैठी, और फिर मतलब इसको लग रहा था कि मम्मी को ना ड्रिप चढ़ी हुई है, तो इसने ज़्यादा मतलब वो परेशान मुझे नहीं किया, और अपने ब्रदर की तरफ देख रही थी कि हाँ छोटा बेबी आ गया। तो कैसा उनका बॉन्ड है दोनों बच्चों का, उसके बारे में? दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि गैप है तो ऑब्वियसली वो उसको बोलता था जेसिका दीदी, जैसे बड़े होने के बाद। फ़िलहाल ये उसको खेलती थी इतनी, मतलब ये थोड़ा स्लिम ट्रिम थी, वो थोड़ा सा फूसा था, मोटा सा, उसको लेके उठाया नहीं जाता था, बट उसको लेके कोशिश करती थी कि मैं इसको लेके जाऊँ, मैं खिलाऊँ, मेरा भाई है। तो ऐसे कोशिश वो क्या करती थी, इसकी नानी इसको मना करती थी कि बेटा तो उसको मत लेके जा, तो मत ले, गिर जाएगा ये। तो उसको टोका टाकी उसको कर दिया करती थी नानी उसकी। अपनी नानी से बोलती थी, नानी आप अपने घर कब जाओगी? और कई बार कैसे, क्या है नानी, मेरा ही तो भाई है, ऐसे ऐसे करके मतलब अपनी नानी से उसकी टॉक रहती थी कि मुझे खेलने नहीं देते इसके साथ। तो लेकिन उसके साथ वो बचपन से ना खेल के थोड़ा सा मतलब बॉन्डिंग उनकी दोनों की अच्छी बनती थी। ललिता जी, हम कितना ही बच्चों को समझा लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं वाली इनसिक्योरिटी जो है वो हमारे बच्चों के मन में आ ही जाती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको याद हो जब आपकी बेटी या बेटे को लगा हो कि मम्मी आप इसको ज़्यादा लाड करते हो, इसको ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो? एक्चुअली क्या है, बेटी मेरी चंचल स्वभाव की है और बेटा मेरा ना बड़ा शांत है। तो जब दोनों बच्चे ऐसे होते हैं ना तो मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों ही चंचल स्वभाव के हो जाए तो नोटिस बहुत करते हैं। तो वो इतना नोटिस भी नहीं करता था, और प्लस जैसे परवरिश में मैंने दोनों को, मतलब बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को मैंने बराबर ही रखा है। अब जैसे घर के काम है तो दोनों को इन्वॉल्व करना है, और बाहर भी अगर कुछ ले रहे, अभी इसके लिए लिया तो इसके लिए लेना। तो ऐसा नहीं है कि चल वो भाई है तो तू ये कर दे, या जो भी, इस तरह से मैंने कुछ वो नहीं किया। तो इसलिए उसको शिकायत का मौका भी नहीं मिला बेटी को कि मम्मी आप इसको कर रही हो, मुझे नहीं कर रही हो। हाँ, ये ज़रूर उसके दिमाग में मैं ज़रूर डालती थी, मैंने कहा देख बेटा वो छोटा भाई है, तो छोटे भाई के साथ में आपको कैसे हैंडल करना है बड़ी दीदी को। तो वो जब उसको बोलता था जेसिका दीदी, तो ऑलरेडी वो खुश हो जाती थी मैं बड़ी हूँ, क्योंकि बच्चा जब कहीं उसको बोले ना तुम बड़े हो तो खुश हो जाते हैं। तो वो ऐसे में वो खुश हो जाती थी। तो उनकी बॉन्डिंग उस टाइम तक तो बहुत अच्छी थी। स्कूलिंग टाइम तक मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक इनकी स्कूलिंग में ऐसे इनका रहा, इनकी कोई लड़ाई नहीं। और दोनों को मैं ज़्यादातर यही, जैसे काम में भी मैं बोलूँ, मेरा ये रहता था कि ये अपने काम जैसे खुद से करें, अगर नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ें मंगा रहे हैं, ला रहे हो, बट तुम अपने आप मैनेज करो, सीखो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं करके दे दिया और तुम उसको मैडम को जाके शो करो। इन्वॉल्व बच्चों को आप पूरा करते हैं? हाँ, मतलब उनको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए कि हाँ मुझे ही करना है ये काम। ललिता जी, जैसे कि आपने बताया कि शादी से पहले अलाउ नहीं था जॉब करना, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया था या आपके मन में ये बात बिठाई गई थी कि शादी के बाद अगर तुम्हें करनी हो तो पूछ कर लेना। तो 2 बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी परिवार की आ गई, और बच्चे छोटे होते हैं और अकेले उन्हें संभालना, परिवार हो तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर जब आप अकेले बच्चे को संभालते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, कहीं मैं अपनी पहचान तो नहीं खो रही हूँ, ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ? स्टार्टिंग में तो लगता था मुझे ऐसा, लेकिन एक्चुअली फिर क्या हुआ कि जैसे मेरी बेटी 6th क्लास में थी, उस टाइम हस्बैंड ने BRS ले लिया था। BRS लेने के बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको डिपार्टमेंटली क्वार्टर्स भी छोड़ने पड़ते हैं। तो अब उस टाइम हम दिल्ली में ही थे, हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली में था। तो बेटा मेरा उस टाइम पे मेरे ख्याल से 3rd 4th में ऐसा कुछ था वो भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का मकान रोहिणी में था, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे कि भाई अब डिपार्टमेंटली क्वार्टर नहीं है तो अपने में ही जाएंगे। लेकिन एक ये बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे पास एक बिज़नेस था, तो इन्होंने वो बिज़नेस भी छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार अब आगे अपनी फैमिली को देखो सर्वाइव करने के लिए तो नो डाउट पैसा चाहिए, तो खाली आपके पेंशन में तो सारा काम नहीं चलेगा ना। तो फिर जैसे मैं बात भी क्या करती थी, और ये थोड़ा सा अगेंस्ट थे कि तुम कुछ नहीं करोगी जॉब वगैरह, ये थोड़ा सा मुझे अलाउ भी नहीं करते थे। अच्छा, मैंने शादी के बाद जैसे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा था, जब मेरा बेटा 3 साल का था मैंने तब किया था, एज अ शौकिया तौर पे किया था कि मैंने कहा अपने हाथ में हुनर होना ज़रूरी है, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए ना पड़े, अब टैलेंट अपना है तो निकाल लो अंदर से।
तो इसलिए मैंने वो कर लिया। तो फिर बेटी मेरी बल्कि बोलती है मुझे, मम्मी आपने जो है आप घर में रहते हो तो आप क्यों नहीं कुछ करते हो। मैंने कहा यार तेरे जो डैडी हैं उन पता नहीं अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। कह रही क्या मम्मी अब हम बड़े हो गए हैं और हम अपने आप को संभाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हालांकि इन्होंने पहले मना करा, दोनों बच्चे सपोर्ट में खड़े हो गए कि हम अपने आप को देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो इन्होंने फिर हाँ कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि बच्चे होने के बाद पहचान तो नहीं खोई, लेकिन बच्चों ने पहचान ज़रूर आपको दिलवाई है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी, बच्चों ने सब। हाँ कि मम्मी आप अपना कुछ अब खुद का करो। तो बस फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चे भी मेरे बेचारे अपने आप मैनेज अपने आप को करने लगे, क्योंकि उनको जो चाहिए था फिर मैं उनको प्रोवाइड करने लगी। मैंने कहा बेटा अब तुम्हें अपने आप संभालना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें लेनी है। तो उनकी तरफ से भी मुझे ऐसे कोई शिकायत की मतलब नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और प्लस अगर उन्हें जो नीड होती थी कि भाई स्कूल में भी, यहाँ तक कि जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती कई बार बेटी ही चली जाती थी भाई के उसमें, क्योंकि वहाँ से रोहिणी से और लोधी रोड का डिस्टेंस दूर है। मेरे बच्चे एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ते थे, तो वो मैनेज कर लेती थी। शॉपिंग करनी है, उसकी ड्रेस लेनी है, कॉपी बुक अपनी भी खुद की भी, वो ऐसे बेटी ने मेरा। बच्ची आपकी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा समझदार है। हाँ चीज़ें संभाल लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मैं तो कहूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बेटा मेरा छोटा था, लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गया। तो मुझे उस टाइम तक उनकी कोई भी वो नहीं लगी कि हाँ मुझे कुछ चैलेंज इनकी तरफ से है। तो ऐसे करके वो लाइफ भी हमारी ऐसे निकल गई। ललिता जी, ये तो आपने बताया अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। अब बात की जाए ध्यान की, तो ध्यान आपके जीवन में कब आया और कैसे आया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ज्योति जी, जैसे मैं बताऊं कि जैसे इनका जैसे जॉब इन्होंने BRS जो लिया था वो 2013 में लिया था। तो 13 में लिया था, तो इनका एक कहना था कि जॉब मुझे करनी नहीं है। अब अगर हस्बैंड ऐसे बोल दे जॉब मुझे नहीं करनी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो लाइफ में आता है। तो मैंने कहा अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप बिजनेस में भी इतने मास्टर नहीं हो तो आखिर घर कैसे चलाएंगे हम लोग। तो मैं क्या करती थी कि इनके लिए जॉब वैकेंसी वगैरह सर्च मारती रहती थी उस पर लैपटॉप पे। बट पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। पूजा पाठ करती थी, बट पूजा पाठ में मुझे वो मज़ा सा नहीं आता था। तो जब मैंने वो चीज़ सर्च मार रही थी, पता नहीं कैसे अपने आप ही दिमाग मेडिटेशन की तरफ चला गया। मुझे मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो मेडिटेशन करते 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 पता नहीं वो कहाँ से मेरे पास में ये स्पिरिचुअल वाला जो CD थी वो आ गई, रियलिटी वाला। मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड उसको 1 मिनट देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो कुछ स्पेशल चीज़ है। फिर उसको खोल के पूरा अच्छे से ही उसको मैंने सुना, वो 1-1.5 घंटे का कुछ ऐसे है वीडियो। और जब मैंने वो सुना तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब यही जर्नी मेरी है, अब यही मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर ये आए तो वही कहीं गए थे, तो इनको मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये वाली वीडियो इतनी अच्छी है, आप भी देखो। तो इनको दिखाया तो ये भी कह रहे हाँ यार ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो ऐसे करके मैंने सभी को अपनी फैमिली में दिखाई, बट वही है किसी को समझ में आती किसी को नहीं, तो मैक्सिमम किसी को तो नहीं आई बट मुझे आई और इनको समझ में आई, तो इतना बहुत है मेरे लिए। तो आप कितने सालों से ध्यान कर रही हैं? तो 2013 में जब इन्होंने BRS लिया और ध्यान मेरी लाइफ में आ गया तो मैंने किया भी। 1 महीना लगातार मैंने उसको किया। उस टाइम मैं लोधी रोडी रहती थी। तो मैंने जब किया तो मैंने अपने आप को खुद से मतलब देखा, अपनी जो सोल है जैसे ऐसे 1 सेकंड का होगा वो एक्सपीरियंस मेरा, और मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कुछ तो है। तो फेथ तो मेरा उस पर 100% हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ मतलब ज्योति जी, मैं जब रोहिणी चली गई तो मेरी और हस्बैंड की हॉट टॉक थोड़ा सा बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं बात फाइनेंशियल इस पे आ जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्लासेस बढ़ रही हैं, तो एडमिशन भी होने हैं, तो उनको फीस का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब हम बच्चे मेरे एयरफोर्स बाल भारती में थे तो फीस हमारी आधी थी, आधी क्या मतलब बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट हमारा जो बुक्स है, ड्रेस है, इन सब का हमें डिपार्टमेंटली मिलता था, हमारा कोई खर्चा नहीं था। बट जब छोड़ दिया तो हमें आधी फीस अपना करनी पड़ती थी, एक बच्चे की या दोनों की करनी पड़ेगी, और आपको पता ही है कि प्राइवेट स्कूल में होता ही है। तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ा, ऊपर से हमारी दोनों की ज़्यादा ही बातें लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो वो सोचने का तो मौका ही नहीं मिला कि मैं ध्यान करती थी और मैं उसको कर लूँ। फिर मेरे को इनसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई
मैंने कहा बंदे ने मतलब इसका मुझे पहले भी कुछ इस तरह से नहीं था कि मुझे सपोर्टिव थे, बट ये अभी भी इनका मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका मेरे साथ व्यवहार है। तो मैंने कहा बेटा तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अपना वो कोर्स भी याद था, बट ये था क्योंकि इनका क्या था, एक बार मेरा जब जॉब का ऑफ़र था, मेरी शादी को 1 साल हो गया था, बेटी मेरी ऐसी थी 7-8 महीने की, तो पापा ने मुझे कॉल किया था, बेटा तेरा जॉब जो तूने भरा था उसका ऑफ़र आया है, तुम्हें करना है क्या? मैंने ऐसे ही भर दिया था बिना किसी से पूछे। इन्होंने, हम बाइक पे थे गुजरात में, इन्होंने बाइक रोकी और इन्होंने मुझे ये बोला, हाँ तू कर सकती है, बट उसके बाद तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। जब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली तो मैंने कहा यार अभी कौन सी एज निकल रही है, बाद में कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये था घर छोड़ के अगर आप जा रहे हो, मतलब इधर से अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली मम्मी के पास जाओगे, वहाँ छोटी सिस्टर की शादी नहीं हुई है, तो देखो सब कहेंगे अरे जब इस तरह के संस्कार इनको मिले तो फिर उसका शादी में भी दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा चलो जाने दो, कौन सी अभी एज निकली है, फिर अभी बहुत मौके हैं, तो मैंने उसको वो कर दिया, क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड किया हुआ था, तो उस बेस पे थोड़ा सा मेरा आ गया था नंबर। तो ऐसे करके मतलब इनकी तरफ से तो ना ही था, फिर वही है कि बच्चे जैसे थोड़ा सा मेरे सपोर्टिव हो गए, क्योंकि वो भी देखते थे कहीं ना कहीं बेटी को ज़्यादा है इस चीज़ का कि हॉट टॉक उसने देखी है, तो वो मेरे फेवर में रहती भी थी कि नहीं मम्मा सही कह रही हो आप, तो वो बोलती थी मम्मी आप क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह से बेटा छोटा था, वो तो उसके पीछे खड़ा रहता था हर जगह। अब अगर बात की जाए ध्यान के बाद आपके बच्चों के साथ रिलेशन में किस तरह का फ़र्क आया, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, जैसे मेरी लाइफ में जब ध्यान आया, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और आत्मा की यात्रा मैंने सुन ली थी, और ये भी मुझे पता लग गया था इसके आपके हेल्थ चैलेंज इश्यूज़ वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जूम मीटिंग्स अटेंड की, तो जो जूम मीटिंग्स अटेंड करी तो उसमें मेरी लाइफ में ध्यान टोटली आ गया, तो ध्यान को मुझे और अच्छा करने का मौका मिला, मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने लगी, क्योंकि टाइम ही टाइम था हम लोगों के पास। तो ऐसे हमारा वो टाइम निकला, प्लस फिर थोड़ा सा बच्चों, आप जानते हैं कि बच्चों को आप इतनी जल्दी नहीं बता सकते हो, वो इतनी जल्दी फेथ भी नहीं करते हैं, चीज़ों को बिठाना उनको बड़ा मुश्किल है। तो मैं उनको बोलती तो थी लेकिन वो लोग नहीं इतना सुनते थे, तो खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही एक बार बेटी को ना मतलब स्किन को लेके थोड़ा था कि मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने कहा तू एक काम कर, ध्यान करके देख तेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, और लिटरली उसकी स्किन अच्छी भी हो गई। तो उसको मतलब ये था कि स्किन मेरी ठीक रहे, तो इस वजह से वो ध्यान करती थी। पर बेटी का जो स्वभाव है ना, जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो एग्रेसिव टाइप थी वो, तो मतलब जैसे करना ऑर्डर करना चीज़ों को, उसकी बात ही मानी जाए, ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसे अपने ऊपर ही इन चीज़ों का रियलाइजमेंट खुद को भी लगा उसको कि नहीं, तो उसने ध्यान में अपना टाइम देना शुरू किया, तो उसको अपनी चीज़ें बैलेंस करनी आ गई। बेटा भी अब अपना उसको अपना रहा है और वो भी ध्यान में जा रहा है। देखो यहाँ पे ना ज्योति जी, मैं ये बोलूँगी कि जैसे बेल होती है ना, बेल अपना जंगल में रहती हैं, तो अगर उनको कोई मतलब जैसे नीचे नीचे ज़मीन में सहारा नहीं मिलता तो फैलती रहती है, ग्रोथ उनकी ज़्यादा नहीं होती। बट वही बेल अगर आप देखो कोई पिलर है, कोई टावर है, तो कितना ऊंचाई तक हो जाती हैं। तो बस बच्चे उसी बेल की तरह हैं, उनको अगर आप ध्यान पकड़ा दो तो वो अपने आप सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और ऊंचाइयों तक खुद पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम उतना बताने वाले भी कौन हैं। एक्सपीरियंस ही सब चीज़ें मतलब इंसान को जगाती है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई, तो मैंने बस ध्यान दे दिया, मैं फ्री हो गई। तो जैसे कि आपने कहा आपने ध्यान दे दिया बच्चों को और आप फ्री हो गई। कई बार होता है कि हम बच्चों को पहले डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उन पर अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान के बाद जो होता है हमारे अंदर सब्र आ जाता है, हमें ये समझ आ जाता है कि वी आर डिफरेंट सोल्स, हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जर्नी है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंस कभी हुआ कि आपके बच्चे ने कुछ किया हो, आपने समझाया, वो नहीं माना हो और आपने बोला हो कि ठीक है, आपको जो ठीक लगता है बच्चे आप वैसा करो। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना और चीज़ों को इग्नोर करना ध्यान हमें सिखाता है, तो ये सब कैसे आपकी लाइफ में आया? ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि 6th क्लास में थे जब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा बाहर अपना बिज़ी हो गई। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरे से शेयर करते थे, तो जो उनको ज़रूरत थी मैं उनको देती थी। मैंने कहा सॉर्ट आउट तुम ही करो, काम तुम ही करो, हैंडल तुम ही करो, तो वो अपना मैनेज करने लगे। उसके बाद ना ज्योति जी, मैं ना मेरी एक हैबिट में है कि मैं जैसे ना स्पिरिचुअल कोई भी सीडी है कुछ भी, तो मैं ज़रूर सुना करती थी।
तो इतना तो खैर मुझे पता था कि देखो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हम यहाँ पे एक तरह का नाटक ही है, कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, फिर अपना जाना ही है। तो किसी को इंटरफेयर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हस्बैंड हो बच्चे हो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कभी ना तो मैंने अपने बच्चों को इंटरफेयर मैंने किया, और ध्यान में आने के बाद तो और ही ज़्यादा दिमाग मेरा ऐसा हो गया कूल कि मैंने कहा इनकी एक जर्नी है सोल की, और ये पता नहीं हमारे यहाँ मतलब उससे आए हैं, तो लेकिन यात्रा तो इनको अपनी खुद की करनी है, हम थोड़ी इनको कराएंगे। तो इनको अपने एक्सपीरियंस खुद ही लेने हैं, हम नहीं देंगे। तो बेटर है कि आप उनको सपोर्ट करो, गाइड करो जो उन चाहते हैं, बट उनको प्रेशर मत डालो। तो वो चीज़ें मेरे साथ धीरे धीरे अपना शुरू हो गई थी। और जैसे कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड जो हैं प्रवीण जी, वो भी कहीं फेथ नहीं करते थे, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो प्रवीण जी, ललिता जी, उनकी बेटी, उनका बेटा, चारों ध्यानी हैं, चारों ध्यान करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यहाँ मैं ये कहूँगी कि जैसे इनका जो नेचर था थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अब जैसे हम लोग ध्यान में आए, पहली तो बात इन्होंने जब ध्यान को करना शुरू किया, इनको भी थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम थी, हेल्थ चैलेंज सभी को कुछ ना कुछ होते हैं, तो इनको वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी लगी, क्योंकि पहले ये योगा में आए थे तो ठीक है हो जाता था, बट फिर रिपीट हो जाती थी चीज़ें। पर ध्यान में आने के बाद इनको बहुत मतलब अच्छा लगने लग गया। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जो रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं एक विश्वास बना, सुधार भी काफ़ी। बिल्कुल, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि मुझे ये था कि ये हर चीज़ में तो मुझे इग्नोर मारते हैं, नहीं मतलब सुनते हैं, बट एक ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा मैं बोलती हूँ सुनते हैं, ऐसा नहीं है, और मुझे भी ये बताते हैं, ऐसा नहीं तो ये समझ लो हमारे घर में ही सज्जन सामर्थ्य होता है क्योंकि शेयर कर रहे हैं हम आपस में। तो ये चीज़ है, हालांकि कई बार हम एक दूसरे को ऐसे नहीं ऐसे था तो बट वो हमारा होता है। तो इसी तरह से बस बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा सा भी उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट ठीक है वो ध्यान कर रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धीरे धीरे वो ये पार्ट भी, क्योंकि किताब पढ़ रहे हैं लेकिन वो वैसी अपनी जो होती क्योंकि है, बच्चों की एज भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी वो कहीं ना कहीं करते हैं। जी ललिता जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज़ हमारे पास है, तो चलिए सरप्राइज़ देख लेते हैं। हेलो मामा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक्स पीएमसी हिंदी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारी मम्मा के लिए फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड टू आवर मॉम, थैंक यू मॉम फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड सो एम्पैथेटिक। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारी लाइफ में क्या ही होता। मेरी लाइफ में तो आप एक डोरेमोन की तरह हो, जैसे कार्टून में नोबिता हमेशा डोरेमोन के पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, तो वो तुरंत गैजेट निकाल के चुटकी में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता। तो वैसे ही मेरी लाइफ में मैं बचपन से कभी भी अभी तक ही कुछ भी आपके पास लेके जाऊँ, प्रॉब्लम हो या कुछ भी सजेशन लेना हो या एनीथिंग, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। सो या आप मेरी लाइफ में एक डोरेमोन की तरह हैं। तो और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगी मेडिटेशन, जो आपने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए थैंक यू। बिकॉज़ मेडिटेशन के बाद मेरे को काफ़ी फ़र्क अपनी लाइफ में मिला है, जैसे कि इमोशंस को लेके, पेशेंस को लेके। मेरा थोड़ा नेचर एग्रेसिव था, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, सो वो मेरा थोड़ा कम हुआ है। और इमोशंस में भी थोड़ा मेरा सुधार हुआ है काफ़ी। एंड करियर को लेके हो या स्किन या हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब चीज़ों में उसने मेरे को हेल्प किया है। सो थैंक यू मॉम फॉर दैट एंड आई लव यू सो मच। हेलो मम्मा, मैं बस आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सपोर्टिव हो और अंडरस्टैंडिंग हो, और जब भी मैं आपके पास प्रॉब्लम्स को लेके आता तो आप जिस वे में पेशेंस से आप सुनती हो हमेशा, तो वो चीज़ मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उसके लिए थैंक यू मम्मा, हमेशा मेरे को समझने के लिए, हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए और हमेशा पेशेंटली मेरे साथ मेरे को हैंडल करने के लिए। इसलिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। ललिता जी, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? बच्चे मेरे इतना अच्छा मेरे लिए बोल रहे हैं तो सुन के तो कोई भी माँ इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि देखो आप चाहते हो ना कि आपकी परवरिश बच्चों की आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये मोमेंट ही बताते हैं कि आप सही हो या गलत हो। तो जस्ट जी ललिता जी, बिल्कुल आपके बारे में जाना, जीवन में ध्यान कैसे आया, ध्यान से कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में जाना। अब मैं चाहूँगी कि हमारे जो भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उन माँओं को बताएं कि कैसे वो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशन जो है वो
स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अपने बॉन्ड को अच्छा कर सकती हैं, और कैसे एक स्पिरिचुअल माँ बन सकती हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूँगी, देखो माँ बनना तो आसान है, कोई भी बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप माँ बनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो सबसे पहले तो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपनी, जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए खुद भी तैयार होना है, क्योंकि ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है, आपको हर एक फील्ड में हेल्प करता है। तो जैसे कि आप अपना बुक्स पढ़ रहे हैं, खुद की बुक्स पढ़ोगे तो, क्योंकि मुझे, जैसे मैं बताऊँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे, मुझे इतना नहीं नॉलेज था कि बच्चों के साथ टॉक कैसे होनी चाहिए। तो मैंने पहले जैसे बुक्स पढ़ी हुई थी, द सीक्रेट है ना, तो उसमें मुझे पता चला कि भाई बच्चों के साथ में क्या नेगेटिव नहीं बोलना है, क्या टॉक करनी है, क्या नहीं करना है। तो ये सब हमें जब ही आएगा जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप स्पिरिचुअल बुक जितनी भी पढ़ते हो, आप अपनी जर्नी के बारे में जानते हो, तो ही आप बच्चों को भी गाइड कर पाओगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है विदाउट सपोर्ट। हालांकि पिलर के पीछे आप सपोर्ट उनको पूरा दे रहे हो, बट उनको खुद भी आगे अपने आप कैसे बढ़ना है। तो मेडिटेशन आप उनको कनेक्ट कर दो और उनको बुक्स आप कनेक्ट कर दो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनको बार बार टोको या बोलो या कुछ समझाओ, वो सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही मतलब इस चीज़ में आगे अपने आप बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने वो बेल का एग्जांपल दिया। तो बिल्कुल ललिता जी, आप स्टूडियो में आए, अपनी जो अनुभव है मदरहुड जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की, बताया कि कैसे आपने अपने बड़े बच्चे को बिल्कुल अकेले संभाला है अपने पति के साथ, और छोटे बच्चे के समय में जैसे माँ आ गई थी तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिली, और कैसे आपने अपनी बेटी को पहले ही तैयार कर दिया था अपने बेटे के आने से पहले ही। तो आपने सारे अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, साथ ही ध्यान ने किस तरह से आपके जीवन को बदला, किस तरह से आपके हस्बैंड और आपके रिश्ते में सुधार आया, और आपके बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता था जो बहुत खूबसूरत था वो और ज़्यादा खूबसूरत हुआ, इसके बारे में बताया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी, आपका भी थैंक यू जो मेरी स्टोरी आप लोगों को सुनने का मौका मिला। तो बिल्कुल दर्शकों, माँ हो तो ऐसे सीज़न 2 के इस एपिसोड में आज हमने बात की ललिता जी से। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, उन्होंने बताया कि कैसी रही उनकी मदरहुड जर्नी, और आज उनका उनके बच्चों के साथ किस तरह का बॉन्ड है, किस तरह से वो अपने बच्चों को भी ध्यान में लेकर आई, और आज उनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है ध्यान। हम फिर हाजिर होंगे माँ हो तो ऐसी सीज़न 2 के एक और नए एपिसोड के साथ। आपको एक और माँ से मिलवाएंगे और उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।